केस हो गया आर्टेरियल ऑब्स्ट्रक्शन के ऊपर। इसके 4 केस है अपने। तो इसमें ऑब्स्ट्रक्शन ये 2 टाइप के होते हैं। एक तो अथेरोस्क्लेरोसिस हो गया, ठीक है? ये आर्टरी है तो इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल वगैरह इकट्ठा होने लगा तो उस वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा आर्टरी का। दूसरा होता है एम्बोलिक। एम्बोलिक मतलब मान लो किसी को एट्रियल फिब्रिलेशन था, तो है ना एट्रियम के अंदर है ना फिब्रिलेशन की वजह से है ना थ्रोम्बस बन जाता है। वो थ्रोम्बस कभी बाहर निकल जाए इधर से एट्रियम से और बाद में किधर अचानक से किसी आर्टरी को ऑक्लूड कर दे, तो दूसरा टाइप हो गया। ये एथेरोस्क्लेरोसिस वाला टाइप होता है, ये होता है क्रॉनिक, ठीक। और ये एम्बोलिक वाला होता है, ये एक्यूट होता है कि अचानक से वो आ जाता है उसमें एट्रियम में से। और है ना जो क्रॉनिक वाला है इसके अंदर पेन होगा, और जो एम्बोलिक वाला है उसमें एक्यूट है उसके अंदर सीवियर पेन होगा। और एम्बोलिक वाले में हिस्ट्री दे रखी होगी अपन को एट्रियल फिब्रिलेशन की। अब जो ये ऑक्लूजन होता है ना इसके अंदर अपन को ये कुछ पी मिलते हैं। पेन, पेलर मतलब वाइट वाइट हो जाता है स्किन, पल्सलेस, पेरेस्थेशिया मतलब कि सेंसरी सिस्टम जो है वो ख़राब हो जाता है, काम नहीं करता, सेंसेस नहीं होते। और पैरालिसिस जो मोटर फंक्शन है वो ख़राब हो जाता है। और जो ऑटोनॉमिक सिस्टम वो भी ख़राब हो जाता है, मतलब ये यूरिनेशन नहीं कर पाएगा, हैंड मूवमेंट, लेग मूवमेंट वो सब खत्म हो जाएगी, रुक जाएगी। और तो इसका एक्टिव मूवमेंट नहीं होगा, ठीक है। एक्टिव मूवमेंट मतलब अपन खुद अपने वॉलंटरी या खुद की इच्छा से नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर डॉक्टर करना चाहेगा तो हो जाएगा, लेकिन पेन होगा। उसके अलावा कोल्ड कोल्ड होगा, क्योंकि ब्लड नहीं जा रहा है तो ब्लड अपन को हीट देता है। ब्लड नहीं है तो अपना जो एक्सट्रीमिटी जहाँ पे ब्लड नहीं जा रहा वो कोल्ड हो जाएगा। उसके अलावा क्रॉनिक के अंदर हमें क्लाउडिकेशन दिखता है, ठीक है। क्रॉनिक का सी, क्लाउडिकेशन का सी। क्लाउडिकेशन में क्या होता है अपना कि जब पेशेंट चलता है तो है ना कितनी दूरी पे जाके उसको पेन हो गया और उससे रुकना पड़ा। मान लो किसी दिन है ना आज से ऑर्थोस्क्लेरोसिस चालू हुआ है तो 10 साल तक है ना वो है ना मतलब स्टार्टिंग के टाइम पे वो 10 मीटर चलता था, उसके अंदर उसको 10 नहीं, इसको 100 ले लो, 100 मीटर चलता था, उसके अंदर उसको पेन होता था, उसे बैठना पड़ता था। उसका जब सीवियर हो जाएगा तो उसको 10 मीटर पे बैठना पड़ेगा, मतलब चला उसका अंदर बैठ गया, इसे क्लाउडिकेशन कहते हैं। और यही एम्बोलिज्म, अगर ये एम्बोलिज्म मेसेंट्रिक आर्टरी में होगा। मेसेंट्रिक आर्टरी कौन सी होती है? जो जीआईटी को अपने ब्लड देती है। अब जीआईटी को ब्लड नहीं गया तो जीआईटी के अंदर पेरिस्टालसिस कम हो जाएगा, ठीक है। उसकी भी मूवमेंट कम हो जाएगी, पैरालाइसिस हो जाएगा। उसके अलावा अपने है ना ब्लडी स्टूल आएगा, लेटरिन का ब्लड आएगा। उसका पेन तो होगा, सीवियर पेन होगा, क्योंकि ये भी एम्बोलिक है, एक्यूट फॉर्म है इसलिए, ठीक है। अब हम केस देखते हैं। केस नंबर 27। 27 केस में है, इसका जो लेफ़्ट काफ है उसके अंदर पेन है, मसल पेन है। और चिलनेस ऑफ द फुट, ठीक है। इसके अंदर ठंड लग रही है इसको, कोल्ड है, और रैपिड फैटिग, जल्दी से थक जाता है वो। उसका पेन अपेयर्स आफ्टर, इसका जो पेन है वो 62 से 70 मीटर चलने पे आ जाता है, मतलब इसको क्लाउडिकेशन दिख रहा है, ठीक है। उसके अलावा इसका जो द ड्यूरेशन ऑफ डिजीज़, ड्यूरेशन दे रखी है 6 मंथ की दे रखी है, मतलब क्रॉनिक केस है। तो ये अपन क्रॉनिक केस है, इसका मतलब ये अथेरोस्क्लेरोसिस का केस है, ठीक है। क्रॉनिक मतलब अथेरोस्क्लेरोसिस का केस है ये। और पेनफुल है। पल्स कैन बी डिटरमाइंड, जो पल्स है ना वो फ्यूमरल आर्टरी के इंग्वाइनल लिगामेंट के तक जो फील होती है उसके नीचे नहीं फील हो रही। तो ये फ्यूमरल आर्टरी का ये है ना अथेरोस्क्लेरोसिस है, फ्यूमरल आर्टरी का ये वो ऑक्लूजन हो रहा है। उसके अलावा इसके ऊपर सिस्टमिक मरमर दिख रहा है कि जब इधर ये ऐसा ऐसा अथेरोस्क्लेरोसिस बन जाएगा आर्टरी के ऊपर, तो इसके ऊपर जब अपन स्टेथोस्कोप लगाएंगे ना तो यहाँ पर है ना टर्बुलेंस होगा, ऐसा ऐसा टर्बुलेंस हो जाएगा, इसको ब्लड को ऐसे घूम के जाना पड़ेगा ना, उस वजह से मरमर आएगा इस फेमोरल आर्टरी के ऊपर। इससे क्लासिफिकेशन में क्या होता है, 3 स्टेजेस हैं। इंटरमीडिएट क्लाउडिकेशन मतलब थोड़ा ये चलेगा, उसके बाद में इसे पेन होगा तो इसे रुकना पड़ेगा, ये स्टेज 1 हो गया। स्टेज 2 में क्या होगा, इसे बैठे बैठे पेन होगा। और स्टेज 3 में मतलब इतना बिल्कुल ब्लड सप्लाई चली गई है तो इसका नेक्रोसिस हो जाएगा, इसका लेग का। इसका पैथोजेनेसिस मैं बता चुका हूँ, अर्थरोस्क्लेरोसिस होगा, उस वजह से ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी, ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से नेक्रोसिस, पेन, पेलर और पैरालिसिस ये सब कुछ हो सकता है। एग्जामिनेशन में हम एंकल ब्रेकियल प्रेशर इंडेक्स देखेंगे, मतलब कि जो हाथ का जो प्रेशर है, ब्लड प्रेशर है, और पैर का जो ब्लड प्रेशर है ना, उन दोनों को अपन मैच करेंगे कि इसमें अपन को क्या दिखेगा कि जो हाथ का ब्लड प्रेशर होगा वो ज़्यादा होगा, और जो पैर वाला होगा ना वो कम होगा, क्योंकि पैर के अंदर है ना ऑक्लूजन आ रहा है, तो पैर के अंदर ब्लड प्रेशर कम होगा और हाथ के अंदर ज़्यादा होगा। और पैर में भी जिस पैर के ऊपर ज़्यादा अथरोस्क्लेरोसिस है उस पैर का कम होगा, और जो जिसके ऊपर नहीं है उसका नॉर्मल होगा। उसके अलावा ऑक्सीजन टेंशन देखेंगे, जो ये ऑक्सीजन नहीं, ब्लड नहीं जा रहा तो ऑक्सीजन भी नहीं जाएगा, तो ऑक्सीजन टेंशन देखेंगे इसके लिए। और डोपलर अल्ट्रासाउंड करेंगे, इसके अंदर अल्ट्रासाउंड के अंदर हम देखेंगे कि भाई किस जगह पर है, लोकेशन इसका देखेंगे अथरोस्क्लेरोसिस का। उसके अलावा अल्ट्रासाउंड से बेटर हमेशा सीटी और एमआरआई तो होता ही है। डिफरेंशियल में
बर्जेस डिजीज़ देखेंगे, इसमें भी ये सेम होता है, इसके अंदर भी ऑक्लूजन होता है, थ्रोम्बोएंजाइटिस ऑब्लिटरेंस भी बोलते हैं इसको। रेनॉल्ड्स फिनोमिना देखेंगे, इसके अंदर भी है ना ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी देख सकते हैं क्योंकि इस पेशेंट के अंदर है ना ये पैरालिसिस और से लो सेंसेशन दिख रहे हैं इसलिए। इसके अलावा डीवीटी है तो डीवीटी के लिए हम देख सकते हैं क्योंकि यहाँ तो ये केस आर्टरी का, लेकिन अगर मान लो वेन का होता तो इसलिए डीवीटी को भी हम डिफरेंशियल में रख रहे हैं। और ट्रीटमेंट जो है वो डिपेंड करेगा स्टेज पर। ये जो स्टेज पर है ना अपन ने, इसके ऊपर ट्रीटमेंट डिपेंड करेगा। स्टेज 1 है तो मेडिकेशन और लाइफस्टाइल से चल जाएगा। स्टेज 2 में हमें परक्यूटेनियस, ठीक है, बाहर से एंजियोप्लास्टी या फिर स्टेंटिंग से चलाना पड़ेगा काम। और स्टेज 3 है तो हमें सर्जिकल बाईपास करना पड़ेगा। ठीक है, लगभग ये अपना हार्ट कार्डियक जैसा ये केस है कि सीवियरिटी जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे ट्रीटमेंट बढ़ता रहेगा। इससे कॉम्प्लिकेशन में क्या हो सकता है कि ब्लड फ्लो नहीं होगा तो इस्कीमिया हो सकता है, नेक्रोसिस हो सकता है, और नेक्रोसिस हो गया तो हमें एम्पुटेशन करना पड़ेगा। और इसको रोकने के लिए हमें जब इंडिकेटर हो उस टाइम पे हमें रिवर्स वस्कुलराइजेशन ट्रीटमेंट करना चाहिए। अब ये केस नंबर 28 नेक्स्ट। इसमें सिमिलर केस है लेकिन इसमें देखो सडन लिखा हुआ है और एट्रियल फिब्रिलेशन दिया हुआ है। तो ये है ना अथरोस्क्लेरोसिस का केस ना होके और एम्बोलिक थ्रोम्बस के एम्बोलिज्म का केस है, ठीक है। और इसमें माइट्रल हार्ट डिजीज़ भी दे रखी है, मतलब हार्ट की कोई डिजीज़ है, उस डिजीज़ की वजह से एट्रियल फिब्रिलेशन हुआ, एट्रियल फिब्रिलेशन की वजह से थ्रोम्बस बना और थ्रोम्बस बाद में किसी आर्टरी में जाकर रुक गया है। तो इसके अंदर सडन होगा, एट्रियल फिब्रिलेशन होगा, हार्ट डिजीज़ होगी और सीवियर पेन होगा। ये दिखा तो हम एम्बुलेंस मान के चलेंगे। इसमें राइट फुट दे रखा है, राइट साइड में लोअर लेग दे रखा है, पेनफुल। एक्टिव मूवमेंट करने पे है ना लिमिटेशन होगा, एक्टिव मूवमेंट हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब डॉक्टर हमारा पैर पकड़ के करेगा मूवमेंट तो वो हो जाएगा, क्योंकि इसमें हम कुछ नहीं कर रहे, वो अपने आप हो रहा है। इसके अलावा सेंसिटिविटी भी लो हो जाएगी और पल्सेशन है तो राइट फेमोरल, इसमें फेमोरल आर्टरी की पल्सेशन कम हो जाएगी राइट फेमोरल की। तो ये जो एम्बोलिस है वो राइट फेमोरल आर्टरी का एम्बोलिज्म है। और ये इंगोनल का इंक्रीज, ठीक है, राइट फेमोरल आर्टरी का एम्बोलिज्म है। और इसके अलावा ये सब तो हिस्ट्री में दे रखा है कि माइट्रल वॉल की डिजीज़ है और एट्रियल फिब्रिलेशन है, जिसका कॉम्प्लिकेशन है राइट फेमोरल आर्टरी एम्बोलिज्म और इश्कीमिया। इसका पैथोजेनेसिस तो वही जो मैं बता चुका हूँ कि है ना एट्रियल फिब्रिलेशन हो गया था। पहले तो हार्ट की डिजीज़ है, माइट्रल वॉल की डिजीज़, उस वजह से एट्रियल फिब्रिलेशन हो गया, उसके अंदर थ्रोम्बस बन गया और थ्रोम्बस बाहर निकल जाता है, उसे हम एम्बुलस बोलते हैं। तो एम्बुलस ने फेमोरल आर्टरी के अंदर ऑक्लूजन कर दिया, इसका पैथोजेनेसिस हो गया। उसके अलावा क्लासिफिकेशन है वो यही जो सेम ऊपर वाला केस में हम किया था, वो सेम टू सेम क्लासिफिकेशन हम यहाँ भी लिख देंगे। उसके अलावा डिफरेंशियल में हम इस एम्बोलिज्म रखेंगे, एक थ्रोम्बस रख सकते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस रख सकते हैं, क्योंकि ये सेम होते हैं लगभग, मतलब कि सिमिलर प्रेजेंट करते हैं। उसके अलावा कोई वेजो स्पाज्म हो गया अपने आप, वो रख सकते हैं। कोई ट्रॉमा की वजह से ब्लड फ्लो कम हो गया, वो रख सकते हैं। और ट्रीटमेंट में इसमें मेन यही है कि है ना इसमें थ्रोम्बोलाइटिक देंगे, एंटीकोगुलेंट देंगे, ठीक है, क्योंकि एक थ्रोम्बस है। अथेरोस्क्लेरोसिस में वो कोलेस्ट्रॉल प्लेग बन रहा था, ठीक है, इसके अंदर थ्रोम्बस बन रहा है, तो इसे हम एंटीकोगुलेंट एंड थ्रोम्बोलाइटिक देंगे। और सर्जिकल थ्रोम्बेक्टोमी, अगर इससे सही नहीं हुआ मेडिकेशन तो हम सर्जरी करेंगे। इसमें थ्रोम्बेक्टोमी करेंगे, थ्रोम्बस को काट कर निकालेंगे, और एम्बोलेक्टोमी करेंगे, ये सेम चीज़ है। उसके अलावा स्टेंटिंग कर सकते हैं, एंजियोप्लास्टी भी कर सकते हैं, जो पिछले वाले केस में किया था। वैसे मेन चीज़ ये है कि हमें प्रिवेंशन के लिए हमें एट्रियल फिब्रिलेशन जो था ना, जब पेशेंट को एट्रियल फिब्रिलेशन था तब उस पेशेंट को हमें एंटीकोगुलेंट देने चाहिए थे। ये इसके अंदर मेन चीज़ है जो उस पिछले वाले से डिफरेंट है। और इसके ट्रीटमेंट में हम थ्रोम्बोलाइटिक एंटीकोगुलेंट दे रहे हैं, ये भी अलग है। और दोनों केस के अंदर जो ऑक्लूजन वाला केस है उनमें हमें लिपिड प्रोफाइल है ना, ये हमें चेक करना हमेशा, ठीक है, वो LDL HDL वो सब कुछ चेक करना है, और उसके हिसाब से हमें स्टैटिन वगैरह अगर रिक्वायर्ड है पेशेंट को तो वो दे सकते हैं हम। नेक्स्ट हमारा केस नंबर 15। इसमें भी देखो है ना कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, मतलब कुछ हार्ट की डिजीज़ दे रखी है, साथ में एट्रियल फिब्रिलेशन दिया हुआ है और सडन दिया हुआ है, मतलब ये कुछ तो एम्बोलिज्म का है केस है, ठीक है। एब्डोमेन का पेन दिया हुआ, मतलब ये एम्बोलिज्म जो है वो कोई एब्डोमेन की कोई आर्टरी को ऑक्लूड कर रहा है, वो आर्टरी होगी मिजेंट्रिक आर्टरी, ठीक है। इस केस में इसको हमें वॉमिटिंग आ रही है, नॉट ब्रिंगिंग, वॉमिटिंग करने से इसको है ना रिलीफ नहीं हो रहा है।
अगर इसको कोई है ना ऐसी दिक्कत होती है जिससे ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह हो रहा है तो वॉमिट करने से वो ऑब्स्ट्रक्शन की दिक्कत ठीक हो जाती है, क्योंकि प्रेशर वाली दिक्कत है। इसके अंदर क्या है, ऑक्लूजन की दिक्कत है, तो वॉमिटिंग से ठीक नहीं होगी। और सीवियर पेन है, मतलब ये है ना एम्बोलिज्म का केस है। पेनफुल एपिगैस्ट्रियम मीजोगैस्ट्रिक रीजन, ठीक है, ये एब्डोमेन के अंदर पेन बता रहे हैं और पेरिस्टालसिस इसका कम हो गया है। और इसके अंदर है ना डब्ल्यूबीसी काउंट भी बढ़ गया है, तो इन्फेक्शन भी बता रहा है कि इन्फेक्शन हो गया, इश्कीमिया हो गया, उस वजह से नेक्रोसिस या इन्फेक्शन होने के चांस बन रहे थे क्योंकि डब्ल्यूबीसी बढ़ा हुआ है। और इसके अंदर जो बाकी के वर्कअप जो भी है वो सेम होंगे जो अपन ने ये दूसरे वाले केसों में देखे हैं, ये सब केस सिमिलर है। अपन करेंगे नेक्स्ट केस 67। इस केस में भी देखो माइट्रल वॉल का दिक्कत दे रखा है, एट्रियल फिब्रिलेशन दे रखा है और सडन दे रखा है, तो ये भी अपना एम्बोलिज्म का केस है। सीवियर पेन दे रखा है, एम्बोलिज्म का केस है। राइट आर्म का दिया मतलब राइट साइड में कुछ दिक्कत है, कोल्ड हो गया है क्योंकि ऑक्लूजन हो गया है, पेनफुल है, मसल मॉडरेटली टेंस है, एक्टिव मूवमेंट करने पे एक्टिव मूवमेंट इन द फिंगर्स ऑफ द राइट हैंड आर रिड्यूस्ड इन द वॉल्यूम, एक्टिव मूवमेंट नहीं हो रहा है लेकिन पैसिव मूवमेंट हो पा रहा है। सेंसिटिविटी लूज़ हो गई है, पल्सेशन कम हो गया है, और पल्सेशन कहाँ कम हुआ है, एक्सिलरी आर्टरी में कम हुआ है। ठीक है, तो अपना जो इसका जो होगा डायग्नोसिस, इसमें हम रखेंगे राइट, ये राइट इधर लिखा हुआ है, ये राइट लिखा हुआ है तो उस वजह से राइट, एक्सिलरी लिखा हुआ है तो एक्सिलरी आर्टरी का एम्बोलिज्म। ठीक है, और ये सब कुछ तो कॉम्प्लिकेशन हो गया। और हिस्ट्री में दे रखा है माइट्रल हार्ट डिजीज़ और एट्रियल फिब्रिलेशन कॉम्प्लिकेटेड बाय एम्बोलिज्म ऑफ राइट एक्सिलरी आर्टरी एंड एक्यूट इश्कीमिया, ये हो जाएगा अपना डायग्नोसिस। और इसके नीचे वाला जो भी है ये सब कुछ ये प्रीवियस केस का सिमिलर होगा।